हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। अब बेटे इस पर्टिकुलर सेशन में जहां तक रिविजनरी सीरीज का सवाल है, आज जो हम लेने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे जून 23 के ओल्ड सिलेबस के 2016 के सिलेबस के सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। करेक्ट। बहुत बच्चों की डिमांड थी तो फटाफट आ जाएं। बच्चों ने ये भी कहा लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है सर, फटाफट सेक्शन ए जो है आप हमें जरूर करा दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें फटाफट। इसमें क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा ये लिखा होता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट और सटीक ऑल्टरनेटिव है उसको आपने पिकअप करना है। तो पिकअप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहता है क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ध्यान से देखें, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कहता है एडवांसेस हमने कुछ सप्लायर को दिए थे, उसको हम कहां शो करेंगे। क्या जो हम एडवांस एक्सपेंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिखते हैं या क्रेडिट में लिखते हैं? नहीं, हम उनको बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो आपका आंसर होगा सी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया। फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, रेट्स एंड टैक्सेस पेड 300 ड्यूरिंग 2022-23। वो कह रहा है एट 31 मार्च 2023 द रेट्स एंड टैक्सेस वर प्रीपेड टू द फॉलोइंग 31 जनवरी। और कहते हैं एक साल का चार्ज जो है वो 300 रुपए का है। अब इस लाइन को जरा समझने की कोशिश करें। देखो, अकाउंटिंग ईयर जो बात कर रहा है 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 की कहानी यहां पर मौजूद है। वो कहता है इस साल आपने 300 रुपए का रेंट पे करा, रेंट एंड रेट्स आपने पे करे। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो आपने ये 300 रुपए पे करे हैं वो कहता है फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट ईयर। वो कहता है जो नेक्स्ट ईयर है जो कि 1/4/2023 से स्टार्ट होगा और ऑफ कोर्स 31/3/2024 को खत्म होगा। वो कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर की 31 जनवरी तक के लिए ये खर्चे, 31 जनवरी 2023 नेक्स्ट ईयर के इस पीरियड को ये खर्चा आपका कवर कर रहा है। कहता है 31 मार्च के दिन जो ये रेट्स एंड टैक्सेस आपने पे करे हैं 300 रुपए, वो क्या कह रहे हैं कि जो अगला साल है अगले साल में इतना पीरियड यानी कि 10 मंथ्स का पीरियड ये खर्चा कवर कर रहा है। यानी कि जो आपने ये खर्चे करे, उसके बाद उसने ये भी कहा कि जो 300 रुपए हैं वो एनुअल चार्ज है, यानी कि एक साल का चार्ज जो है वो 300 रुपए है। इसका मतलब इस 300 रुपए में जो आपने 300 रुपए पे करे हैं इस साल 22-23 में, इन 300 रुपए में से 2 महीने का खर्चा तो इस साल से रिलेटेड है और 10 मंथ्स का खर्चा जो है इस साल से रिलेटेड है। इसका मतलब 10 मंथ्स का खर्चा जो है वो प्रीपेड है। अब 300 12 महीने का खर्चा है, तो 10 महीने का खर्चा प्रीपेड है। 10 महीने का खर्चा कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। इसलिए आपका आंसर भी जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वॉज 5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है। रियलाइजेबल वैल्यू 120% है। आगे कहता है कि रियलाइजेबल एक्सपेंसेस 5% है। लेकिन आगे उसने एक बड़ी बात लिखी, कहता है एट व्हाट अमाउंट द स्टॉक विल बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ माल्या कंपनी विच इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। विच इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। देखो यहां पर समझने की कोशिश करो। अगर सपोज ये कंपनी, अब मैं तुम्हें दोनों तरीके से आंसर बता रहा हूं। सपोज ये कंपनी गोइंग कंसर्न होती, अगर क्वेश्चन में तो लिखा है नॉट ए गोइंग कंसर्न, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर ये गोइंग कंसर्न होती तो तुम किस वैल्यू पे दिखाते। हमें मालूम है कि AS2 क्या कहता है। AS2 कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो छोटी फिगर होती है हम उस पर दिखाते हैं। अब कॉस्ट कितनी है इस केस में? 5 लाख की है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर मैं कंप्यूट करूं तो कितनी आ जाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू? कहता है रियलाइजेबल वैल्यू जो है, देखो कॉस्ट तो 5 लाख की है और रियलाइजेबल वैल्यू कहता है 120% है। 120% अगर मैं 5 लाख का कंप्यूट करूं तो ये 6 लाख आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो उसने जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो मैं माइनस कर दूंगा रियलाइजेबल वैल्यू में से। 5% के खर्चे हैं तो 5% के खर्चे 30,000 के आ जाएंगे। तो इसका मतलब 5,70,000 जो है 30,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 5,70,000 आएगी।
इसका मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 5,70,000 है। देखो यहां पर ध्यान से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि लोअर ऑफ इन दोनों में से जो छोटी फिगर है उस पर हमें दिखाना चाहिए। अगर ये फर्म गोइंग कंसर्न होती तो डेफिनेटली मेरा आंसर 5 लाख का होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में कहता है कि ये नॉट ए गोइंग कंसर्न है, ये गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं है, नॉट ए गोइंग कंसर्न एंटिटी। और जब कोई एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं होती, जिन लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 पढ़ा है, मैंने AS1 में तुम्हें यह बताया है कि जब कोई एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं होती तो बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है, एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, उसको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करते हैं। तो इस केस में बिकॉज ये नॉट गोइंग कंसर्न है तो, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 570, अब अभी ये नहीं देखना कि वो कॉस्ट से ज्यादा है या कम है, बस नेट रियलाइजेबल वैल्यू 570 है तो 570 पर हम इसको दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो आपका आंसर होगा 5,70,000। समझ में आया? मैंने दोनों तरीके से आपको आंसर बता दिया है। फिर नेक्स्ट में क्या कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपीयर्ड एट ₹50 लाख इन द ट्रायल बैलेंस। अब कहता है कोई एंटिटी है और उसके ट्रायल बैलेंस के अंदर या बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो दिखाई हुई है वो 50 लाख पर दिखाई हुई है। कितने पर दिखाई हुई है? 50 लाख पर दिखाई हुई है, 50 lakhs पर। आगे उसने कहा कि नीरव कंपनी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न, और फिर से उसने कह दिया कि ये नॉट ए गोइंग कंसर्न है। बिकॉज ये नॉट ए गोइंग कंसर्न है तो अभी अभी मैंने तुम्हें कहा कि मुझे नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जितने भी आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट के हैं उनको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर शो करेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए पहले रियलाइजेबल वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी। हालांकि उसने ये भी लिखा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। अगर ये गोइंग कंसर्न होती तो 50 लाख माइनस 10%, 5 लाख माइनस करके मैं 45 की वैल्यू पर इसको दिखा देता, अगर ये गोइंग कंसर्न होती। लेकिन ये गोइंग कंसर्न नहीं है। जब गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर हम दिखाएंगे। और कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 80%। तो 50 लाख तुम्हें दिया हुआ है और 50 लाख का 80% आप कंप्यूट कर लें तो 80% जो आ रहा है वो 40 लाख आ रहा है रियलाइजेबल वैल्यू। और कहते हैं रियलाइजेबल एक्सपेंसेस 5% के हैं, तो एक्सपेंसेस 5% आप माइनस कर दें इसमें से, तो 5% के खर्चे आपने माइनस करे 2 लाख, यानी कि अब आप इसको 38 लाख पर दिखाएंगे। भले ही ये प्रॉपर्टी 50 लाख की है, इस साल जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपनी बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको, क्योंकि आपकी एंटिटी अब गोइंग कंसर्न नहीं है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आपको 38 लाख पर दिखाना पड़ेगा। और इस साल जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में 50 लाख की चीज 38 पर आ गई तो 12 लाख का डेप्रिसिएशन आपको दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस साल कितना डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, तो 12 लाख आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज 2 लाख। कह रहा है तुम्हारे पास बेचने के लिए जो गुड्स अवेलेबल है, बेचने के लिए जो गुड्स अवेलेबल है, ठीक है, गुड्स अवेलेबल, कहता है तुम्हारे पास गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए, उनकी जो कॉस्ट है, वो 2 लाख की है। कहता है उनकी कॉस्ट 2 लाख की है। और क्वेश्चन का मेन आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। भाई मेरे पास 2 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस के गुड्स हैं। इस साल मैं इनमें से जितने भी कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दूंगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मेरे पास 2 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स अवेलेबल है। मान लेते हैं कि मैंने इन 2 लाख में से, सपोज इमेजिनेरली मान लो मैं 1 लाख के गुड्स बेच दूं, 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स अगर बेच दूं, चाहे मैं किसी भी प्राइस पर बेचूं, लेकिन 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दूं तो कितने बच गए? 1 लाख। यानी कि मुझे यह पता करने के लिए कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मुझे यह देखना पड़ेगा कि जो मैंने इस साल सेल करी है उनकी कॉस्ट कितनी है, जिससे मुझे यह पता लग जाएगा कि जो मेरे पास गुड्स अवेलेबल थे उसमें से इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स मैंने बेच दिए। अब क्वेश्चन में आगे तुम्हें दिया हुआ है कि सेल्स तुम्हारी जो है, सेल्स तुम्हारी 1,60,000 की है।
सेल्स तुम्हारी 1,60,000 की है। इज इट क्लियर टू यू? अब सेल्स तुम्हारी 1,60,000 की है, ओपनिंग स्टॉक भी तुम्हें दिया हुआ है। देखो गुड्स अवेलेबल का मतलब उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, इसलिए दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। और कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% है, 25%। जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया नहीं रहता कॉस्ट पर है या सेल्स पर, मैंने तुम्हें बताया हुआ है वो हमेशा सेल्स पर माना जाता है। तो तुमने 1,60,000 की सेल करी, अगर तुम इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% हटा दो, 25% 40,000 आ जाएगा। तो तुम्हें पता लग गया कि जो तुमने सामान बेचा 1,60,000 में, दरअसल उसकी कॉस्ट जो है वो 1,20,000 की है। तो अब तुम्हें पता लग गया कि 2 लाख में से तुमने 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दिए, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। आंसर आपका 80,000 आ जाएगा। करेक्ट? बात समझ में आ गई? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ है, नो डाउट अबाउट इट। कहते हैं के ऑफ कानपुर sent out certain goods to D of Delhi at a cost plus 25%। पहले तो इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है कि जो मिस्टर के है वो अपने एजेंट डी को गुड्स भेजता है और किस तरह से भेजता है? कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। रेट कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट 100 हो गई, मार्जिन 25 का हो गया, इनवॉइस प्राइस जो हो गई वो 125 की हो गई। अभी तक की जो हमारे पास सिचुएशन। करेक्ट? अब वो क्या कह रहा है, हमने जितने भी गुड्स भेजे, हमें तो पता ही नहीं है कितने गुड्स हमने भेजे, जितने भी गुड्स हमने भेजे थे उसका 3/4 गुड्स डी ने रिसीव करे। इनफैक्ट आपने जितने भेजे होंगे उतने ही गुड्स तो रिसीव करे होंगे। कह रहा है उसने 3/4 गुड्स जो आपने भेजे थे डी को और जो डी ने रिसीव करे, उसमें से 3/4 गुड्स उसने बेचे एट ₹4,70,250 पर। और वो कह रहे हैं जो 4,70,250 पे हमने बेचे हैं ये 10% अबव इनवॉइस प्राइस है। 10% अबव इनवॉइस प्राइस है। पॉइंट क्या समझना है, आपने 100 रुपए के गुड्स, कॉस्ट तो 100 रुपए के, आपने भेजा इसको इनवॉइस प्राइस 125 के हिसाब से, लेकिन अब की बार उसने जो इनको बेचा है, बेचा इनवॉइस प्राइस पे नहीं है, उसने क्या करा, इसको किस प्राइस पर बेचा? इनवॉइस प्राइस प्लस 10%। यानी कि मैं इसमें 10% ऐड कर दूं 12.50, यानी कि 125 की चीज को उसने 137.50 में बेचा है। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें यह पता लग गया कि इनवॉइस प्राइस, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पर आप सामान भेज रहे हो, आपको मालूम है कि इनवॉइस प्राइस 125 है और सेलिंग प्राइस अब आपको पता लग गया कि 137 रुपए 50 पैसे, 137.50 की। अब उसने सामान जो बेचा है ये उसकी सेलिंग प्राइस है, तो मैं सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिख देता हूं 4,70,250। यानी कि जो सामान उसने बेचा उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, तो उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी होगी अब मैं निकाल सकता हूं। तो 4,70,000 को मैं मल्टीप्लाइड कर देता हूं 125 से और मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 137.50 से। तो मुझे इसकी इनवॉइस प्राइस पता लग गई कि जो सामान उसने बेचा उसकी इनवॉइस प्राइस इतनी है। लीजिए जी, 4,70,250 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 137.50। तो ये जो आ रहा है उसने सामान बेचा है इतने पर, ये सामान, सॉरी एक सेकंड के लिए, इनवॉइस प्राइस जो है 125 थी, अब मैंने लगता है कुछ गलती कर दी, 4,70,250 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 137.50, तो ये आ रहा है 4,27,500। इससे मुझे क्या पता लग गया कि जो सामान उसने बेचा उसकी इनवॉइस प्राइस इतनी है, जो सामान उसने बेचा है उसकी इनवॉइस प्राइस इतनी है। इज इट क्लियर टू यू? ये बात तुम्हें पता लग गई। अब आपको एक चीज मालूम है कि जो भी सामान आपने बेचा, लेट अस से आपने 1 यूनिट भेजी, लेट अस से सिंप्लिसिटी के लिए, उसका 3/4 उसने बेचा है, यानी कि उसका 3/4 उसने बेचा है, इसका मतलब 3/4 सामान उसने बेच दिया है। भाई जो भी सामान उसने बेचा
3/4 सामान बेचा है ना उसने, जितना भी सामान उसने रिसीव करा, आपने मान लेते हैं 1 रुपए का सामान भेजा, तो उसने, या आपने 1 यूनिट भेजी लेट अस से, तो उसने 1 यूनिट रिसीव करी, लेकिन उसका 3/4 हिस्सा उसने बेचा है। अब उसने जो सामान बेचा है, बेचा तो उसने 4,70,250 पर है, लेकिन उसकी इनवॉइस प्राइस 4,27,500 की है। 4,27,500 की इनवॉइस प्राइस है। तो जितनी भी इनवॉइस प्राइस के गुड्स आपने भेजे थे, उसका 3/4 हिस्सा उसने बेच दिया। तो ये 4,27,500 3/4 के नीचे लिखो। अब तुम्हें यह पता लग जाएगा कि पूरा सामान आपने जो भेजा था, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है 3/4, तो जो पूरा सामान आपने भेजा उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, 4,27,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3/4, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4,27,500 इंटू 4/3, तो ये कितना आ जाएगा। इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि टोटल कितनी वैल्यू का इनवॉइस प्राइस पर आपने सामान भेजा था। तो 4,27,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा करके ये 570 आ रहा है। तो 570 आपकी करेक्ट वैल्यू है। 5,70,000 ये आपकी करेक्ट वैल्यू है, यानी कि इतनी इनवॉइस प्राइस का सामान जो है आपने भेजा था। इज इट क्लियर टू यू? जिसमें से उसने 3/4 इतना सामान बेच दिया, वो अलग मैटर है कि इस सामान को उसने इस प्राइस पर बेचा इस प्राइस पर, लेकिन हमें पता लग गया कि हमने 5,70,000 की इनवॉइस प्राइस का सामान भेजा था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना सामान भेजा था। 7th में कहता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के एंड में कहता है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होते हैं एडवांस में, और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है किसी क्लब का, उसको कहां दिखाएंगे? ऑफ कोर्स लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। तो लायबिलिटी इसका आंसर होगा। करेक्ट, सब्सक्रिप्शन कोई एडवांस में मिल जाए तो लायबिलिटी में दिखाते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग होगा तो हम लायबिलिटी में दिखाते। 8th में क्या कहते हैं कि कॉस्ट पर केजी ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंसिस्ट ऑफ। अब उसने क्या दिया हुआ है, कुछ फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए हैं, कुछ फिनिश्ड गुड्स हैं, सॉरी, कहता है जो फिनिश्ड गुड्स है उनकी जो कॉस्ट है पर केजी उनकी कॉस्ट दी हुई है। क्या दी हुई है? कहता है मटेरियल का खर्चा जो है 150 रुपए पर केजी है। फिर कहता है डायरेक्ट वेजेस का खर्चा जो है वो 120 रुपए पर केजी है, तो 120। फिर कहता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो कहता है 45 के हैं। करेक्ट। आगे कहता है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 2 लाख केजी आर 40 लाख। अब वो क्या कहता है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, भाई फिक्स्ड ओवरहेड्स भी तो कॉस्ट का हिस्सा है ना, वो कहता है फिक्स्ड ओवरहेड्स 40 लाख के लगे हैं, लेकिन 40 लाख के ये जो खर्चे हैं नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 2 लाख केजी की है। मैंने तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 में बताया हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स, और ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल से ही है, फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं वो एब्जॉर्व करे जाते हैं। एब्जॉर्व का मतलब पर यूनिट कॉस्ट देखने के लिए हम जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो 1 यूनिट पे फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितना आ रहा है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा एब्जॉर्व करने के लिए हम नॉर्मल कैपेसिटी से फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं। तो 40 लाख को नॉर्मल कैपेसिटी से मैंने डिवाइड करा तो 5050 और अल्टीमेटली ये 10 आ जाएगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा 10 रुपए पर केजी पड़ रहा है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आपका 150 प्लस ये 270, 280 एंड 280 प्लस 45 कितना होता है, 335 होता है क्या? 270 प्लस 45, अच्छा ये 20 आ रहा है, सॉरी ये मैंने 10 लिख दिया ना, 40 डिवाइडेड बाई 220 आ जाएगा प्लस 20, तो 335। तो एक यूनिट का, एक तैयार यूनिट का खर्चा, फिनिश्ड यूनिट का खर्चा 335 है। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 केजी बचा हुआ है, और जो 10,000 केजी बचा हुआ है उसकी वैल्यू का मतलब उसकी कॉस्ट हमें पता करनी है। तो 10,000 केजी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000 केजी इंटू 335 पर केजी। अब इसको मैं सॉल्व करूं 335 और उसके बाद 4 जीरो, तो इसका मतलब 33,50,000। तो 33,50,000 ऑप्शन में दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू?
ये थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ क्वेश्चन हो सकता है, कुछ बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, समझने के लिए टफ है। वैसे तो ऐसी एडजस्टमेंट हमने जब एनपीओ करा था बहुत बारी करी थी। टेलीफोन चार्जेस पेड 1500 ड्यूरिंग 2022-23। वो क्या कह रहे हैं 2022-23 में 1/4/2022 और 31/3/2023 में वो कह रहे हैं आपने जो टोटल खर्चा पे करा है 1500 का पे करा है। अच्छी बात है, 1500 का खर्चा पे करा। अच्छा जी, आगे कहता है ए क्वार्टर्स चार्ज फॉर टेलीफोन इज आउटस्टैंडिंग, और कह रहा है अमाउंट एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इज 300। कह रहा है एक क्वार्टर का चार्ज। देखो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। वो कह रहे हैं आखिरी क्वार्टर का चार्ज अभी आउटस्टैंडिंग है 300 रुपए। आखिरी क्वार्टर का चार्ज, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, इजंट इट और नॉट। तो वो कह रहे हैं कि 3 महीने का चार्ज जो है 300 रुपए है। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द चार्ज फॉर ईच क्वार्टर इज सेम बोथ फॉर 21, 22 एंड 22-23। मैं यहां पर एक अकाउंटिंग ईयर और बना देता हूं। लास्ट ईयर 1/4/2000, लास्ट ईयर आपका यहां से स्टार्ट हुआ होगा और 31/3/2022 को खत्म हुआ होगा। वैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्वार्टर का चार्ज 300 रुपए है और ये दोनों सालों के लिए सेम है, यानी कि दोनों ही सालों में एक क्वार्टर का चार्ज 300 रुपए है। बताओ एक क्वार्टर का चार्ज अगर 300 रुपए है और मैंने कहा साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर का चार्ज इतना है, तो 2 क्वार्टर का चार्ज कितना हो जाएगा, 300 और ऐड कर दो। 3 क्वार्टर का चार्ज कितना हो जाएगा, 300 और ऐड कर दो। 4 क्वार्टर यानी कि 4 क्वार्टर का चार्ज यानी कि पूरे साल का चार्ज 1200 हो जाएगा 12 महीने का। यानी कि टेलीफोन एक्सपेंसेस जो हैं 3 महीने के 300 या साल के 1200 बनते हैं। बात समझ में आ रही है? इस लाइन से क्या पता लग गया कि एक साल का खर्चा 1200 बनता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस साल का 22-23 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, भाई मैंने तुम्हें कई बार बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल से संबंधित खर्चे आते हैं। हकीकत में हमने कितने पे करे उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एक्रूवल सिस्टम पे अकाउंटिंग होती है। तो एक्रूवल का क्या मतलब होता है कि जिस साल के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल से रिलेटेड, उस साल से संबंधित खर्चा। लॉजिकली एक साल से रिलेटेड खर्चा टेलीफोन का 1200 है, जो हमें पता लग गया। तो इसका मतलब लॉजिकली टेलीफोन चार्जेस आउटर कॉलम में 1200 आने चाहिए। 1200 आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? सर बिल्कुल आने चाहिए। अब समस्या क्या हो रही है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई 300 रुपए तो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के, क्योंकि दिया हुआ है, कह रहा है एक क्वार्टर का चार्ज 300 रुपए आउटस्टैंडिंग है। और कह रहे हैं हमने टेलीफोन चार्जेस इस साल 1500 पे करें। कोई बात नहीं, जो 1500 पे करें अगर मैं उसमें करंट ईयर का ऐड कर दूं 1000, ये तो 1800 आ रहा है। भाई क्वेश्चन कह रहे हैं हमने इस साल 1500 पे करें, हमने इस साल पे तो 1500 करें, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि एक महीने का चार्ज आउटस्टैंडिंग है। तो जो इस साल हमने पे करे उसमें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग तो हम ऐड करते हैं ना, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि बाहर के कॉलम में 1200 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बाहर के कॉलम में 1200? मुझे बताओ। क्योंकि एक साल का खर्चा 1200 है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1500 रुपए हमने इस साल पे करे हैं, इस साल जो हमने पे करे, कुछ अमाउंट हमने इसमें लास्ट ईयर का पे करा होगा। तो 1800 में से 1200 माइनस करेंगे तो 600 रुपए आ जाएगा, जिससे तुम्हें यह पता लग गया कि जो तुमने करंट ईयर में 1500 पे करें, इसमें लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग 900 रुपए तुमने पे करे होंगे, और करंट ईयर के लिए तुमने 900 यानी कि 1500 माइनस, सॉरी ये कितना 600 आया था,
तो 1500 में से 600 रुपए तुमने लास्ट ईयर के पे करे, तो इसका मतलब जो तुमने पेमेंट करी है करंट ईयर के लिए वो 900 रुपए ही करी है। तो अब तुम्हें पता लग गया कि करंट ईयर के लिए पेमेंट 900 रुपए करी है, तभी तो क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपए आउटस्टैंडिंग है, और तभी बाहर के कॉलम में 1200 आ सकता है। यानी कि इस चीज से तुम्हें यह पता लग गया कि लास्ट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट टेलीफोन चार्जेस का 600 रुपए का रहा होगा। तो ये ऑल्टरनेटिव आपका इसमें करेक्ट आंसर है। तो बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो फिर उतना मुश्किल नहीं है। करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद वाई लिमिटेड फॉर सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। कहता है एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट करा। अभी कॉन्ट्रैक्ट करा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट करा है कि हम 2 लाख के गुड्स आपको बेचेंगे, और 2 लाख के गुड्स जो हम बेचेंगे उसको उस पे हम 20% का प्रॉफिट भी चार्ज करेंगे, यानी कि हम 2,40,000 पे आपको गुड्स बेचेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। कहते हैं सेल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ऑन 1st of February 2022. On the same day, X Limited entered into another contract with Y Limited for repurchase of the same goods at rupees 2,80,000 on 1st August 2022. अब वो क्या कह रहे हैं कि X Limited ने हमने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट करा कि हम बेचेंगे ये गुड्स आपको, और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट और कर लिया वाई लिमिटेड के साथ कि कुछ टाइम के बाद हम इन गुड्स को वापस आपसे खरीद लेंगे 2,80,000 पर। रीपरचेस, इसको हम बोलेंगे रीपरचेस। कुछ टाइम के बाद हम इसको वापस खरीद लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्री डिटरमिन्ड रीपरचेस प्राइस कवर्स इंटर एलिया द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ वाई लिमिटेड। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब है जब मैं आपको 2,40,000 में सामान बेच रहा हूं तो कुछ टाइम तक तो सामान आपने अपने पास रखा ना, तभी तो मैं आपसे ज्यादा प्राइस पर सामान खरीदूंगा 2,80,000। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह के एग्रीमेंट होते रहते हैं। करेक्ट। अब क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एज पर AS9। हमने AS9 इतनी डिटेल में कराया हुआ है, इतनी डिटेल में कि हम खुद ही नहीं बता सकते, जरूरत से ज्यादा। और ये पॉइंट उसमें हमने इंक्लूड करा हुआ है। मैंने उसमें बताया हुआ है कि अगर इस तरह के एग्रीमेंट हो कि हम आज सेल करेंगे और बाद में आपसे खरीदेंगे, इनको हम फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। और फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जो है AS9 उस पर अप्लाई नहीं होता है। AS9 अप्लाई नहीं होता। तो AS9 के हिसाब से यहां जो रेवेन्यू होगा वो 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि AS9 इस पे कवर होता ही नहीं है, इसलिए ऑल्टरनेटिव आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो पहले 10 क्वेश्चन में 10 में से 10 मार्क आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कम से कम। अब अच्छा जी, फिर बी पार्ट में क्या कहता है? बी पार्ट में कहता है मैच द फॉलोइंग। अब मैच करना है। हमने डेड रेंट की एक टर्म पढ़ी थी रॉयल्टी अकाउंट में। इसका मतलब डेड रेंट का ताल्लुक किससे है? रॉयल्टी से। इज इट क्लियर टू यू? मार्शलिंग जो टर्म यूज होती है जब आप बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो परमानेंट ऑर्डर में, लिक्विड ऑर्डर में, यानी कि इसका ताल्लुक उससे है, मार्शलिंग। तो इस केस में हम कहेंगे कि मार्शलिंग का ताल्लुक पॉइंट नंबर सी से है। इज इट क्लियर टू यू? प्रोटेस्टिंग एक टर्म यूज होती है बिल्स रिसेबल से रिलेटेड, तो बिल्स का ताल्लुक जो है बिल्स रिसेबल से है। अकाउंट सेल का जो यूज होता है आपको मालूम है कंसाइनमेंट से होता है, तो इसका आंसर कंसाइनमेंट होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपको मालूम है ये अकाउंट AS1 में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पॉलिसी के तहत। इज इट क्लियर टू यू? तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वो कहता है ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर्ड अंडर डेटर्स मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग इज ए नॉमिनल अकाउंट। 99% बच्चे क्या करेंगे? इसका आंसर ट्रू लिख के आ जाएंगे। 99% बच्चे ये करेंगे क्योंकि सब लोगों ने यही पढ़ा हुआ है, ब्रांच इज ए नॉमिनल अकाउंट। हमने जब ब्रांच अकाउंट करा था तो मैंने तब भी ये डेटर सिस्टम के तहत मैंने तब भी ये बताया था ब्रांच अकाउंट डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट है, पर इट इज ये साथ साथ रियल अकाउंट भी है, रियल कम नॉमिनल अकाउंट। और वैसे हम लोग जो डिफाइन करते हैं ब्रांच अकाउंट को वो इस तरह से कि ब्रांच अकाउंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉमिनल लेजर अकाउंट एंड रियल अकाउंट।
तो इस कारण से हो सकता है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर फॉल्स दिया है। अगर दिया है इस कारण से तो ये करेक्ट आंसर है। इज ए क्लियर टू? क्योंकि 99% लोग कहेंगे कि ये गलत आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया, एक्चुअली टेक्निकली ये आंसर ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स ही होगा। आगे क्या कहता है? फंडामेंटल एजम्पशंस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने भी फंडामेंटल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका डिस्क्लोजर कोई जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट कि हमने गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो करी है? तो इस तरह की जो एजम्पशंस होती है उनका डिस्क्लोजर जो है हमें देना जरूरी नहीं होता। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज टू बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आज मैंने एक प्रोविजन बनाया 5% से, अब मैंने डिसाइड करा कि अभी तक मैं 5% से प्रोविजन बना रहा था, मान लो अब मैं डिसाइड करता हूं इस साल में 10% से बनाऊंगा, तो मुझे पिछले साल के अकाउंटिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेट्रो का मतलब होता है बैक से, बल्कि उसको हमें प्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा, तो ये भी फॉल्स है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिगार्डेड एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। एक्चुअली चेंज इन मेथड जो है उसको चेंज इन एस्टिमेट माना जाता है आजकल, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स में आएगी। करेक्ट। फिफ्थ में कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। ये भी फॉल्स है। अगर ये लास्ट में एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नहीं लिखा होता, अगर ये नहीं लिखा होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे थोड़ी कोई डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? वो तो हम डायरेक्टली एक्सपेंस कर देते हैं। फिर कहता है डी में फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स है जी। कहता है वाइल पोस्टिंग एन ओपनिंग एंट्री इन द लेजर इन केस ऑफ एन अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस इन पर्टिकुलर्स कॉलम। बताओ, इतना छोटा सा क्वेश्चन, पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप क्या लिखते हो? 2 लिखते हो डेबिट साइड में। फिर कहता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ, अब इसमें प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, इसमें आएगा एलोकेशन एंड नॉट वैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है एक प्रोसेस ऑफ एलोकेशन है, कॉस्ट को एलोकेट करना, ना कि वैल्यूएशन करना। फिनिश्ड गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनी एंड कंसाइनर, ये तो सभी को मालूम है, इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। द रिलेशनशिप बिटवीन को ओनर्स इज दैट ऑफ को ओनर्स। को वेंचरर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो को ओनर्स की होती है। तो ये था आपका 23 का। मैंने कहा बहुत बच्चों की डिमांड थी, एक जरूरत से ज्यादा डिमांड इसके बारे में आ रही थी, तो मैंने कहा बच्चों के लिए इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो ये है आपका जून 2023 का, ठीक है, पेपर। और उसमें भी मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करे, क्योंकि बच्चों की मोस्टली डिमांड थी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपने मॉड्यूल में है लॉन्ग क्वेश्चन सारे कवर्ड है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट करा दिया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में पहले हम दिसंबर 22 का लेंगे, फिर उसके बाद न्यू सिलेबस का भी हम जून 23 और 22 का पेपर भी लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।